हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 13 का वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करके उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जब मैंने आपको इल्यूमिनेशन चैप्टर को शुरू किया था तब मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया था। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी लास्ट हेडिंग क्या थी, पारेषण गुणांक, है ना। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रदीप्ति कारक के बारे में बात करेंगे कि इल्यूमिनेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा प्रदीप्ति कारक होता है ना, प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, जगमगाहट, यानी जो लाइटिंग होती है उसी को हम प्रदीप्ति कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। किसी प्रकाशिक तल, है ना, प्रकाशिक तल क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। किसी प्रकाशिक तल की प्रदीप्ति यानी जगमगाहट निम्न 3 कारकों पर डिपेंड करती है। यानी जो आपके 3 फैक्टर होते हैं प्रदीप्ति कारक के, है ना। जो प्रदीप्ति होगी यानी जगमगाहट जो होगी, लाइटिंग जो होगी, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला आपका होता है स्थान ऊंचाई अनुपात, है ना। दूसरा आपका होता है उपयोगिता गुणांक। तीसरा आपका होता है अवपात गुणांक। अब ये क्या क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका पॉइंट है स्थायी ऊंचाई अनुपात, है ना, जिसे हम इंग्लिश में स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। दूसरा आपका उपयोगिता गुणांक है, जिसे हम इंग्लिश में यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। तीसरा आपका अवपात गुणांक है, जिसे हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं, है ना। तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए, हिंदी में हम बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रदीप्ति के नियम, है ना। अब देखिए, इनके ऊपर मैंने डेप्थ में नहीं लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है आपके एग्जाम में, है ना। बाकी मैंने आपको बता दिए जो आपका प्रदीप्ति कारक है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ पर मैंने बता दिए। अगर आप इन्हें डीप में पढ़ना चाहते हो तो आपकी बुक में अवेलेबल है, सारा कंटेंट है ना, वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछता है, एंड जितना ज़रूरी है, जितना सफिशियंट है उतना ही मैंने लिखा है नोट्स में, है ना। ज़्यादा थ्योरी वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो आपके लिए समझने के लिए काफ़ी हैं वही लिखा है। नेक्स्ट आपका हेडिंग हो जाएगा प्रदीप्ति के नियम, है ना। अब देखिए, प्रदीप्ति के नियम क्या होते हैं, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। जो प्रदीप्ति के नियम है वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला आप जो प्रदीप्ति के नियम है, प्रदीप्ति के संबंध में निम्न 2 नियम होते हैं, है ना। 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला आपका है व्युत्क्रम वर्ग नियम, दूसरा है लैम्बर्ट का कोज्या नियम, है ना। अब देखिए, इन दोनों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। बाकी मैं वही कंटेंट यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। अब देखिए, प्रदीप्ति के नियम 2 होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम और दूसरा होता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। अब ये जानना ज़रूरी है तो मैंने इसके बारे में लिख दिया है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत, है ना, जो लाइट सोर्स होगा ना उसकी बात कर रहा है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली, है ना, पहुंचने वाली जो लाइट होगी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं, है ना। प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। और तथा जो प्रदीप्ति तीव्रता होती है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, उसके क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा समझिए। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, जो हमारा व्युत्क्रम वर्ग नियम है, काफ़ी आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत यानी जो लाइट सोर्स होगा उसके द्वारा किसी प्रकाशिक तल पर पहुँचने वाली जो लाइट होगी ना, जिसे हम प्रदीप्ति कहते हैं, है ना, तो वो किस किस के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आपको समझना है। तो देखिए, उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी, अब भाई इसे हम d से डिनोट करते हैं दूरी को, है ना। तो प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसके भी क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? जो आपकी प्रदीप्ति है ना। तो कह रहा है कि और जो हमारा प्रदीप्ति तीव्रता होती है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, तो इसके समानुपाती होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मल सा, है ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा जो पहला हमारा नियम है ना, वो क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, समझ में आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था लैम्बर्ट का कोज्जिया नियम। अब हम लैम्बर्ट का कोज्जिया नियम के बारे में जान लेते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली जो प्रदीप्ति होगी ना, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम पढ़े थे, है ना, वैसा ही है, कुछ कुछ मिलता जुलता है ना। किसी प्रकाश स्रोत से के द्वारा किसी प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली जो प्रदीप्ति होगी, ई से डिनोट करते हैं, और कह रहा है कि स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होगा ना, उसकी कोज्जिया के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी उसके कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रदीप्ति होती है उसके व्यवस्था के प्रकार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको समझना जरूरी है। जो प्रकाश व्यवस्था होती है प्रदीप्ति की, कितने प्रकार की होती है, तो नॉर्मली जो है 5 टाइप्स की होती है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका होता है प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, तीसरा आपका है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, चौथा आपका है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, पांचवा आपका है सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। तो ये आपको 5 व्यवस्थाएं याद रखनी है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो बाकी आप अगर इन्हें डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आपके बुक में अवेलेबल होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये 2 नियम आपको ध्यान में रखना है ना, और ये आपको व्यवस्था याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। अब इसके बाद आपको एक डायग्राम बना लेना है। ये वाला डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, जिसका नाम है प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, है ना। तो इसका आपको डायग्राम बना लेना है, क्योंकि ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ना। इसके बाद आप एक और डायग्राम बना सकते हो, ये वाला, जो कि है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। ये आपको बना लेना है, ये भी आपके बुक में अवेलेबल होगा, है ना। तो इस तरह से आपको करना है ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 3, जो कि मैंने आपको इसमें 2-3 हेडिंग ही बताई हैं। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको आप भी उसे बोर होने लगते हो, है ना। तो इसलिए मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैंने आपको प्रदीप्ति कारक के बारे में इस वीडियो में बताया, प्रदीप्ति के नियम के बारे में बताया। 2 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, और हर एक नियम को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो प्रदीप्ति व्यवस्था है इसके बारे में बताया। बाकी आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, एंड ये आपका हो जाता है लेक्चर नंबर 3। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारे इस चैप्टर के लगभग 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, एंड इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 14, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, उसे हम शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इनके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं, तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, एंड प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवाइए, या फिर आप इनकी स्टडी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।